बच्चों अब तक हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट किया था फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप डी अपॉन यू। इसके बाद में हम यहाँ पर दो केसेस को स्टडी करेंगे। केस वन में हम बात करेंगे जब आपकी जो इमेज बनती है ए डैश बी डैश वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, इट मींस नियर पॉइंट पर बने, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा। और केस टू में हम बात करेंगे जब आपकी जो इमेज है ए डैश बी डैश वो फार पॉइंट पर बने, इट मींस इन्फिनिटी पर बने, तब आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, किस केस में मैक्सिमम होगा और किस केस में मिनिमम होगा। इन दो केसेस के अंदर हम इन बातों को अच्छे से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर केस वन लिखा हुआ है, जब आपकी इमेज कहाँ पे बनती है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मतलब कहाँ पर, नियर पॉइंट पर। और हमें फिर ये समझना होगा कि जब आपकी इमेज डी पर बनेगी, मतलब नियर पॉइंट पर बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैं यू ही लूंगा। तो यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाएंगे तो आपको v को माइनस डी रखना पड़ेगा और u को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v को मैंने माइनस डी पुट किया और u को नेगेटिव, तो ये प्लस हो गया। इस माइनस 1/d को आप इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो 1/u कितना मिलेगा, 1/u इक्वल्स टू 1/d प्लस 1/f। अब इस इक्वेशन में आप d का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो डी बाई यू, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा डी बाई डी कितना 1, और ये हो जाएगा डी बाई एफ, तो 1 प्लस डी बाई एफ। इट मीन्स ओवरऑल डी बाई यू कितने के इक्वल मिला आपको, 1 प्लस डी बाई एफ। और हमें मालूम है जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है डी बाई यू। तो यहाँ पर डी बाई यू किसके इक्वल मिल रहा है, 1 प्लस डी बाई एफ। तो जब आपकी फाइनल इमेज डी पर बनती है तब आपका जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस डी बाई एफ होता है, और ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की। और दूसरी बात, जब आपकी इमेज नियर पॉइंट पर बनेगी तो अपनी आई पर जो स्ट्रेन होगा या फिर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब सिलेरी मसल्स को मैक्सिमम वहां पर वर्क करना होता है फोकल लेंथ को कम करने के लिए, आई लेंस की फोकल लेंथ को कम करने के लिए। तो मैक्सिमम पावर यूज करनी होती है सिलेरी मसल्स को, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेंड पोजीशन या फिर मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन। इसके बाद में केस टू की अगर मैं बात करूं, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब फार पॉइंट, जब आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बने, इंफिनिटी पे बने। जब इंफिनिटी पे फाइनल इमेज बनेगी तो v को आपको इंफिनिटी रखना पड़ेगा, और लॉजिकली बोल सकते हैं कि इमेज फाइनली कहां पर, इंफिनिटी पे बनती है फाइनल, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होना चाहिए, फोकस पर, मतलब u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, फोकल लेंथ। फिर भी हम देखते हैं लेंस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर मैंने लेंस फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर v को कितना लिखूंगा, इनफाइनाइट, और u को नेगेटिव लिखा मैंने, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/इंफिनिटी 0। तो आपको समझ में आएगा u किसकी इक्वल है, f के, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ की इक्वल आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना पड़ेगा, फोकस पर, तब इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पर। तो आप देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है डी बाई यू, अगर मैं u को कितना लिख दूं, f लिख दूं, तो केस टू में मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। तो केस टू में जो मैग्नीफाइंग पावर होगी, जब आपकी फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है, तो d अपॉन यू को मैंने f लिख दिया, तो d बाई एफ। ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और जब आपकी इमेज फार पॉइंट पर बनती है, मतलब इंफिनिटी पर बनती है, तो अपनी आंखों में लीस्ट और मिनिमम स्ट्रेन होता है, मतलब स्ट्रेस होता है, मतलब आई रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है। तो इसको आप बोल सकते हैं रिलैक्स्ड पोजीशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर लीस्ट स्ट्रेंड कंडीशन। तो आपको क्वेश्चन में कई बार इन तीन में से कोई भी एक नाम यूज करेगा वो, तो आपको समझ जाना होगा कि आपको मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कैलकुलेट करनी है, मतलब फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पर, और फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई एफ। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की एक रेंज मिल गई, मिनिमम कितनी होती है, डी बाई एफ, और मैक्सिमम कितनी होती है, 1 प्लस डी बाई एफ। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और पूछे कि बताइए मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, d अपॉन 5, d 25 होता है तो 5 आ गया, और मैक्सिमम 1 और ऐड कर देंगे उसमें, 1 प्लस 5 कितना, 6, मतलब मिनिमम ये 5 टाइम्स कर देगा थीटा नॉट को। ये जो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है, थीटा नॉट को कितने टाइम्स आप कर देंगे। तो 5 का मतलब मैग्नीफाइंग पावर 5 मिलने का मतलब है थीटा कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ थीटा नॉट, और 6 मिलने का मतलब है मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, 6 टाइम्स, इसका मतलब थीटा नॉट का 6 टाइम हो गया। तो आपको बस इतना सा ये समझना होगा कि ओवरऑल हमें फोकल लेंथ मालूम चल जाए कॉन्वेक्स लेंस की, तो आप
मैग्नीफाइंग पावर का रेंज बता सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप देख रहे हैं डी बाई एफ, यहाँ पर डी तो कांस्टेंट है, अगर फोकल लेंथ कम होगी तो क्या मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। तो आपको ये भी समझ लेना होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होती है, कम फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फोकल लेंथ, मतलब हम कम से कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिससे कि अपने को मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिले। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली ये समझा देता हूँ कि मैंने इसको मैक्सिमम और इसको मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर लिखा क्यों। देखिए समझिए, अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर को चेंज करना है, मतलब इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, तो मैं थीटा नॉट को तो चेंज कर नहीं सकता, वो तो फिक्स है। आप थीटा को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आप बात समझो, अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम चाहिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ मूव कराऊंगा तो ये थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा तो एंगल बढ़ेगा थीटा। तो आप एक बात समझो, अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर तो आपकी इमेज भी मूव करेगी टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, और जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर आ जाएगा तो इमेज भी कहां पे बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर पर। उस कंडीशन में थीटा तो मैक्सिमम होगा, बट आपको वो इमेज दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि दिखने के लिए जो इमेज है वो कम से कम डी डिस्टेंस पर होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कि आपको एंगल बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर पर ले जाने की नीड नहीं है। आप इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ले जाएंगे, बट आप वहां तक ले जाओ जब आपकी इमेज कहां पे बनने लग जाए, ऑप्टिकल सेंटर से डी डिस्टेंस पर, मतलब नियर पॉइंट पर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर। उस कंडीशन में जो भी एंगल बन रहा होगा वो ही मैक्सिमम एंगल होगा, और वहीं पर आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो मैक्सिमम होगी। इसीलिए मैंने केस 1 के अंदर जो इमेज डिस्टेंस लिया है वो डी के इक्वल लिया था। तो आपको जो मैग्नीफाइंग पावर मिली थी वो कैसी, मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद में थीटा बढ़ाने पर इमेज आपकी डी से पहले बन जाएगी और वो अपने को दिखेगी नहीं। अब बात करें मिनिमम, इसको मैंने मिनिमम क्यों बोला, तो देखो मिनिमम करने के लिए मुझे थीटा को कम करना पड़ेगा। तो आप देखो थीटा कम कब होगा, जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से दूर ले जाएंगे ऐसे। बट जब आप ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे लेके आते हैं तो इमेज कहां पे बनती है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। बट जब आप ऑब्जेक्ट को और फोकस के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इमेज फिर बनने लग जाएगी दूसरी वाली साइड में, जिससे कि अपना पर्पज डिफीट हो जाएगा। तो मुझे ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट को मैं दूर ले जा रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ, मैक्सिमम कितना दूर लेके जा सकता हूँ, मैक्सिमम उसे फोकस तक लेके जा सकता हूँ। उस कंडीशन में आपकी इमेज इधर ही बनेगी, और कैसे, कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को फोकस तक लेके जा सकते हैं, और जब वो फोकस पर होगा तो जो भी एंगल बन रहा होगा वो कैसा होगा, मिनिमम, और मैग्नीफाइंग पावर कैसी होगी, मिनिमम। तो बस इसी का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा फोकस पर तो इमेज कहां पर बनी, इन्फिनिटी पर, और मैग्नीफाइंग पावर मिला डी बाई एफ, जो कि कैसी है, मिनिमम। ठीक है। अब आपको एक बात और मैं समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको फाइनली कंक्लूड करके ये बताया कि अच्छी मैग्नीफाइंग पावर के लिए, अच्छे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फोकल लेंथ को कम से कम रखना है। अब कितना कम से कम रखना है उसका भी एक लिमिटेशन होगा। तो मान लेते हैं कि आपने फोकल लेंथ को कम से कम 2 सेंटीमीटर रखा। अगर आप 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रखते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी मिलेगी, 25/2 + 1, ये हो गया 12.5 + 1 13.5। मतलब आपने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो 13.5 टाइम्स मैग्नीफाइड कर दी। बट मान लेते हैं, या फिर ऐसे समझो, जो थीटा नॉट था उसको आपने 13.5 टाइम्स ज्यादा कर दिया, मतलब जो थीटा है उसको कितना कर दिया, थीटा नॉट का 13.5 टाइम्स कर दिया। ओवरऑल अब ऐसा समझ लो कि फिर भी आपका थीटा नॉट इतना कम था, ये जो थीटा नॉट था इतना कम था कि 13.5 टाइम्स करने के बाद भी वो 1 मिनट से कम है, वो 1 मिनट से कम है। इसका मतलब अभी भी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए मुझे कुछ और एडवांस माइक्रोस्कोप का नीड होगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें क्या होता है, इमेज को एक बार मैग्नीफाइड कराते हैं एक लेंस से, वहां पे 2 लेंस यूज करते हैं, फिर अगेन उस इमेज को, मैग्नीफाइड इमेज को एक बार और मैग्नीफाइड कराते हैं। मतलब 2 बार वहां पर हम मैग्निफिकेशन करते हैं, जिससे कि आपका जो विजुअल एंगल है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये सब हम पढ़ेंगे कहां पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तब तक आप ये नोट करिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इमेज मिलती है हमें वो ज्यादा मैग्नीफाइड मिलती है एज कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज को यूज करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आई लेंस और आई पीस। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या कंस्ट्रक्शन होता है और इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इस सब पर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दो लेंसेज लिए हुए, दोनों ही कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेज हैं। ये वाला जो लेंस है इसके पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और इसका फोकल लेंथ एफ ओ या फिर एफ नॉट बोलेंगे। और ये वाला लेंस आपका आई लेंस है, इसके पास में हम आई को रखेंगे और इसका फोकल लेंथ हम एफ ई बोल रहे हैं, ई फॉर आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब हम जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन बिटवीन एफ एंड 2f। हमें मालूम है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस के सामने एफ एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज बनती है 2f एंड इंफिनिटी के बीच में दूसरी वाली साइड। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ए बी बोल रहा हूं और इसका हाइट कितना h0, तो इसका इमेज बनेगा इस तरफ और थोड़ा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो ये मैग्नीफाइड इमेज बना जिसका हाइट मैं h1 बोल देता हूं। तो ए का इमेज यहां पर बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर ए डैश और बी का इमेज यहां पर बनेगा बी डैश। तो इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनी ए बी की। अब इन दोनों लेंसेज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं जिससे कि जो इमेज बनी है आपकी ये वाली, ये लाई करे इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आई लेंस। मतलब आई लेंस का फोकस कहीं यहां पर होगा, एफ ई बोल देता हूं। अब ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी और हमें मालूम है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाए इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस तो इसका उसी साइड में इमेज बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो इस ए डैश बी डैश का जो इमेज बनेगा अब आई लेंस से वो इसी तरफ बनेगा और कुछ मैग्नीफाइड ऐसा इमेज बनेगा। और इस इमेज का मैं हाइट बोल रहा हूं h2 और इसको मैं बोल रहा हूं ए डबल डैश, ए डैश का इमेज ए डबल डैश और बी का इमेज बी डबल डैश। ये फाइनल इमेज होगा जो कि आपका आई लेंस से बना है और ए डैश बी डैश को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट इमेज जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से बना हुआ है। अब यहां पर अगर बात करें हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको मैं यू नॉट बोल देता हूं। इससे समझ में आएगा कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। और इमेज बन रही ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो डिस्टेंस होगी इमेज का उसको मैं वी नॉट बोल दे रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो इमेज बनी थी ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो इस आई लेंस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो इसको हम बोल देते हैं यू ई, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। और फाइनली जो इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो तो आई लेंस से बनी है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल दे रहा हूं वी ई, इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस। इतना समझ में आया। और अब अगर आप बात करें फाइनली रे डायग्राम का, अगर आप बात करें यहां पर, तो रे डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, तो आप एक रे ऐसे निकालिए जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। तो ऐसे आपने रे निकाली, यहां पर मीट कर रही है। और एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो यहां पर कहीं मीट करती हुई आपको दिखेगी, ये पास करेगी, एफ नॉट होगा यहां पर। तो ये आपको इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बना, यहां पे बना ए डैश बी डैश, है ना। इसके बाद में ये जो ए डैश बी डैश इमेज है वो इस वाले आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इससे बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, उनमें से अगर मैं कोई दो रेज को लूं, एक रे ये ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगी, यहाँ पे कहीं आपका आई लेंस का फोकस होगा एफ ई, एक इस, तो हमें मालूम है कि लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और एक रे आप ऐसे निकाल दीजिए ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो वो अनडेविएटेड ऐसे चली जाएगी। इन दोनों रेज को, ये दिख रही है डाइवर्जिंग रेज है, यहां तो मीट करेंगी नहीं, तो इनको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं यहां पर, तो मुझे कहीं यहां पर ये मीट करती हुई दिख रही है। इट मींस इन दोनों से सॉरी ए डैश बी डैश की जो इमेज बनेगी फ्रॉम दी आई लेंस, वो यहां पे बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये आपकी फाइनल इमेज है, इट इज द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। और ये वाली आपकी इंटरमीडिएट इमेज है ना। और एक और बात मैं बता दूं, इन दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, या फिर ट्यूब लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इन दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूं और इसे हम ट्यूब लेंथ बोलते हैं। अब अगर यहां पर बात की जाए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो फॉर्मूला तो मेरे पास में वही रहेगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट, जो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी यूज किया था।
मैग्नीफाइंग पावर का एक जनरल फॉर्मूला है, और थीटा होता था विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और थीटा नॉट होता था मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और थीटा नॉट फिक्स होता था जिसका हमने वैल्यू मालूम है एच नॉट अपॉन डी। जब आप ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर रखते थे नेकेड आई के लिए, और तब आपका जो मैक्सिमम एंगल बनता था थीटा नॉट वो होता था आपका एच अपॉन डी। अब यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आई रखेंगे आप, यहां पर आई होगी, और आई के ऊपर जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा थीटा, विद दी इंस्ट्रूमेंट ये वाला थीटा होगा। अगर मैं थीटा की बात करूं तो इस ट्रायंगल से आप थीटा क्या लिख सकते हैं, एंगल तो स्मॉल है तो थीटा को लिख सकते हैं आप यहां पर h1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना बेटा ue। तो आप अगर विद साइन कन्वेंशन लेंगे तो h1 भी नेगेटिव है और ue भी नेगेटिव है, तो आप इसे लिख सकते हैं h1 अपॉन ue। और अगर आप यहां पे बात करें, इस केस के लिए बात करें, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो h1 अपॉन h नॉट, h1 अपॉन h नॉट, और फर्दर इट इज इक्वल टू v बाई u। तो ये कितना है v नॉट है इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u नॉट। मतलब आप h1 अपॉन h नॉट को v नॉट अपॉन u नॉट लिख सकते हैं, इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, इतना समझ में आया। आप अगर यहाँ पर प्रॉपर साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे तो h नॉट तो पॉजिटिव है, h1 नेगेटिव है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा v नॉट पॉजिटिव है बट u नॉट नेगेटिव है, तो एक माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो इतना ही मिलेगा आपको। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब हमें जो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका फॉर्मूला लिखा है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कितना हुआ, थीटा आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से कितना h1 अपॉन ue, तो आपने लिखा h1 अपॉन ue, और थीटा नॉट तो आपको पहले से मालूम है। थीटा नॉट कैसे निकालते थे, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते थे कहां पर, ऑब्जेक्ट जिसका हाइट h नॉट है उसको डी डिस्टेंस पर रखते थे, कहां से, आई से, यहां पर आई रहती थी, तो ये जो भी एंगल बनाता था उसको हम बोलते थे थीटा नॉट, और थीटा नॉट कितना होता था h नॉट अपॉन डी, है ना। अगर आप प्योर साइन कन्वेंशन के साथ जाएंगे तो ये माइनस डी हो जाएगा क्योंकि इस तरफ का डायरेक्शन नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर थीटा नॉट का वैल्यू रखा जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यूज किया था, माइनस h नॉट अपॉन डी। अब आपको मिलेगा माइनस h1 अपॉन h नॉट डी अपॉन ue। अब हमें मालूम है h1 अपॉन h नॉट, h1 अपॉन h नॉट को आप क्या बोल सकते हैं, v नॉट अपॉन u नॉट बोल सकते हैं, इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस v नॉट अपॉन u नॉट, h1 अपॉन h नॉट को, और डी बाई ue तो वैसा की वैसा रहेगा। मतलब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो आई लेंस है, जो ये वाला लेंस है, इसका जॉब बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में था। तो हमें मालूम है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर का या एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला मिला था हमें, जनरल फॉर्मूला, वो d अपॉन ue मिला था। तो देखो d अपॉन ue आ रहा है, तो ये किसका मैग्निफिकेशन है, ये आपका आई लेंस का, और v नॉट अपॉन u नॉट किसका मैग्निफिकेशन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है। तो इस फॉर्मूले को आप फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज फर्दर इक्वल टू m नॉट इंटू एम ई। एम नॉट इंटू एम ई लिखने का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। दोनों के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको नेट और टोटल मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब यहां पर भी दो केसेस बनेंगे। केस वन में जब व्हेन फाइनल इमेजेस आर फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जब आपकी नियर पॉइंट पर फाइनल इमेज बन रही होगी, तो हमें मालूम है v नॉट u नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, आपका जो चेंज आएगा वो इसमें आएगा। और इसमें हमने केस 1 लिखा था, जब d पर आपकी इमेज बनती है तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता था आई लेंस के लिए, और वो कितना होता था 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप में कर चुके हैं, और ये होगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो मैंने दोबारा से ये फॉर्मूला लिखा है, जब आपका मैग्निफिकेशन कौन से वाले केस में, जब आपकी फाइनल इमेज कहां पे बनती है, डी पर, माइनस v नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, ये तो फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले को आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे, मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन बिटवीन एफ एंड 2f, बट ध्यान रखें इस ऑब्जेक्ट को एफ नॉट के बहुत पास में रखते हैं, जस्ट नियर दी एफ नॉट। तो हम यहां पर जो u नॉट है ना, ये डिस्टेंस, इसको f नॉट ले सकते हैं। तो u नॉट को तो मैंने f नॉट लिख दिया है, और आप देख रहे होंगे जो
सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज है वी नॉट प्लस यूई, उसका मैक्सिमम पार्ट किसने कवर किया हुआ है, वी नॉट ने। और हमें मालूम है अगर वी नॉट ज्यादा होगा तो ये वाला मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होगा, और ये वाला मैग्निफिकेशन ही रियल मैग्निफिकेशन होता है, क्योंकि ये वाली जो इमेज है वो इन बिटवीन दी लेंसेज बनती है। ये वाली इमेज तो इधर भी बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर वी नॉट को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एल से, अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो मैंने वही यहाँ पे किया हुआ है, वी नॉट को एल लिख दिया है मैंने और यू नॉट को एफ नॉट लिख दिया है। और ये फॉर्मूला आपका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होगा, तो कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे एल अपॉन एफ नॉट ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ओवरऑल वी नॉट अपॉन यू नॉट को मैं एल अपॉन एफ नॉट से रिप्लेस कर रहा हूँ। इट इज दी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला और ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करूं, जब आपकी इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बन रही है, डी पर बन रही है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब तो क्या होगी, वी नॉट प्लस यूई होगी। तो यहां पर मैंने लेंथ ऑफ द ट्यूब लिखा हुआ है वी नॉट प्लस यूई। आपको इनका मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये ट्यूब का लेंथ हो गया। एल डी का मतलब जब इमेज कहां पे बन रही है, डी पर, मतलब जब मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है। केस टू बिल्कुल वैसे ही, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब फार पॉइंट पे इमेज बने, तो हमें मालूम है डी बाई यूई को क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन एफ ई लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, तो वैसे ही है। और डी अपॉन यूई को मैंने डी अपॉन एफ ई लिख दिया है। और यहां पर भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। और ट्यूब लेंथ की बात करेंगे तो बस इतना सा करना होगा, पहले कितना था, वी नॉट प्लस यूई था, अब यूई क्या हो गया, फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बने आई लेंथ से, इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए डैश बी डैश है वो कहां पर होना चाहिए, फोकस पर। इसका मतलब यूई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई के इक्वल हो जाएगा। तो बस आपने यहाँ पर यूई को क्या लिख दी, एफ ई। तो वी नॉट प्लस एफ ई दोनों का सम आपको ट्यूब लेंथ दे देगा जब आपकी फाइनल लेंथ कहां पे, फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से समझ में ये आ रही है कि अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना है, तो इस फॉर्मूले को देखो आप, एल कैपिटल डी अपॉन एफ नॉट अपॉन एफ ई। इट मीन्स अगर एफ नॉट और एफ ई की वैल्यूज अगर कम रखी जाए, एफ नॉट और एफ ई की वैल्यूज अगर कम रखी जाए, तो क्या मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी, आंसर है यस। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर हायर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एफ नॉट एंड एफ ई शुड बी स्मॉल। दोनों कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। बट इसमें एफ नॉट की वैल्यू कम लेते हैं और एफ ई की वैल्यू एफ नॉट से ज्यादा लेते हैं, बाकी दोनों होने चाहिए स्मॉल। ओके, तो ये आपको फाइनली फॉर्मूले याद रखने, केस 1 केस 2। यहां पर जो आई लेंस है उसका जॉब बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का जॉब था, इसीलिए मैंने इन दोनों फॉर्मूलों को डायरेक्ट रिप्लेस किया हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या मैंने की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके रिगार्डिंग। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, इट इज यूज्ड टू गेट मोर मैग्नीफाइड इमेज। बिल्कुल ठीक है, अब देख रहे हैं फाइनल इमेज बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बन रही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, फॉर मच लार्जर मैग्निफिकेशन वन यूजेस टू लेंसेज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए हमें दो लेंस यूज करने होते हैं जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई लेंस और आई पीस। पॉइंट नंबर 3, द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस एज कंपेयर टू आई लेंस। दिख रहा है इसका अपर्चर कम है, इसका अपर्चर ज्यादा है। अगर अपर्चर कम है तो इसका फोकल लेंथ भी कम होगा और इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ एफ नॉट कम होता है और एफ ई ज्यादा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। फोर्थ पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्ड एन इंटरमीडिएट इमेज। ये वाली जो एडस बीडस है इसकी बात चल रही है, इंटरमीडिएट इमेज है। आप बताओ ये कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है एंड रियल इमेज है। तो लिखा हुआ है विच इज रियल, रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है एंड मैग्नीफाइड बनती है। एंड इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, और ये आई लेंस के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है फाइनल इमेज के लिए, ए डबल डेस बी डबल डेस के लिए, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाई आई लेंस, आई लेंस से बनती है। कैसी होती है, वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। अब वर्चुअल क्यों, अब आई लेंस के लिए देखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही था और इमेज भी इधर ही बनी, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनती है, तो उसे वर्चुअल बोलते हैं, तो इमेज वर्चुअल बनी। अब देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट था वो तो सीधा था, बट फाइनल इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तो इन्वर्टेड इमेज बनी है। और साथ में आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट से इमेज काफी बड़ी है तो मैग्नीफाइड इमेज बनी है। और ये माइनस भी यही इंडिकेट करता है कि जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज इन्वर्टेड बनी हुई है।
ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। जो फाइनल इमेज है वर्चुअल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। इंटरमीडिएट इमेज कैसी थी? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी होंगी, नोट करिए इसको। बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हमने मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले डिराइव किए। हमें मालूम है उसकी रेंज क्या होती है, मिनिमम कितना होगा मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब मिलता था जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बने, डी पर बने, नियर पॉइंट पर। और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर तब होती थी जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने, मतलब फार पॉइंट पर। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको माइक्रोस्कोप से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बने, केस 1 इंफिनिटी पर बने और केस 2 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो हम लोगों को जैसे बच्चों मालूम है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप डी अपॉन यू होता था फॉर्मूला। और अगर केस 1 की बात करूं तो उसमें बोला है कि मैग्नीफाइंग पावर तब बतानी है जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पर। अब आप खुद सोचो, इन्फिनिटी पे इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना होगा, फोकस पर। मतलब हमें इसके लिए फॉर्मूला याद भी होगा, डी अपॉन एफ होता था। और डी का वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपने मन से 25 लेंगे, और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको मिलेगा 5। मतलब कि ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर होगी, और इसको हम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और सेकंड केस में हम बात करें, जब आपका मैग्नीफाइंग पावर पूछा है जब फाइनल इमेज कहां पे बनती है, डी पर। तो इस केस में फॉर्मूला होता था 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी कितना 25 और एफ कितना 5, तो ये मिलेगा आपको 6। और ये आपको मालूम है मैक्सिमम होती थी, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी 6। मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6। और हमें मालूम है मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इट इज यूनिटलेस इन डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, has a magnifying power 30. The focal length of eye lens is 5 centimeter. Assuming the final image to be at least distance of distinct vision, मतलब D पर नियर पॉइंट पर आपकी फाइनल इमेज बन रही है और उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता भी है और दिया भी है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बच्चों हमें मालूम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई। और इसको हम ऐसे लिखते थे, ये माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये मैग्निफिकेशन किसके द्वारा मिल रहा था हमें, ऑब्जेक्टिव का। और डी अपॉन यू ई ये एंगुलर मैग्निफिकेशन था किससे, आई लेंस से। तो मैंने ये भी बताया था एम नॉट इंटू एम ई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नेट और टोटल मैग्नीफाइंग पावर होगा। और हमें जो क्वेश्चन में बोला है फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, फाइनल इमेज डी पे बन रही है। तो हमें मालूम है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो आप लिख ही सकते हैं, इंटू 1 प्लस डी अपॉन, और यहां पर क्या आता है एफ ई। और ये जो मैग्नीफाइंग पावर होती थी वो कैसी होती थी, मैक्सिमम, क्योंकि डी पर जब इमेज बनती है फाइनल तो मैक्सिमम होती है। अब आपको ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 दे रखा है। और ये माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये एम नॉट, ये तो पूछा है आपको क्वेश्चन में। और डी अपॉन एफ ई, डी कितना 25, सॉरी 1 भी है, 1 प्लस डी कितना 25 और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और एम नॉट आपको मिलेगा यहाँ पर 30 अपॉन 6, इट मीन्स 5। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा 5। और हमें ये भी मालूम है कि अगर आप बात करें तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट मैग्निफिकेशन होता है। माइनस ये इंडिकेट करता है कि आपका जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस से वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड। तो आप बोल सकते हैं कि इमेज अलग से बोल सकते हैं, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस से। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस कितना 5। ठीक है, नोट करें आप। बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पर टेलीस्कोप की।
टेलीस्कोप वैसे बहुत टाइप के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस के लिए वो है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसे कि मून को देखना है, जैसे स्टार्स को देखना है, या फिर किसी माउंटेन पर कोई वर्ड वगैरह है उसको देखना है, तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की, तो कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन वाइज लगभग टेलीस्कोप बन जाएगा। बस फर्क ये रहता है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर, इट मीन फोकल लेंथ, आई लेंस के एपर्चर और फोकल लेंथ से ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से टेलीस्कोप का किया जाता है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। तो यहाँ पर मेरे पास में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसका जो एपर्चर है वो बहुत बहुत बड़ा रखा जाता है। इतना ज्यादा बड़ा अपर्चर क्यों रखा जाता है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका फोकल लेंथ f0 और ये आपका आई लेंस जिसका फोकल लेंथ fe। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो इन्फिनिटी पर होगा, बहुत दूर होगा, जैसे कि मून, स्टार। तो आपके पास में मान लेते हैं यहाँ इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है और उससे ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं। ये वाली रे टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर आ रही है तो अनडेविएटेड चली जाएगी, और ये वाली रे इस लेंस से कन्वर्ज होगी क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये यहाँ पर मीट करती हैं और यहाँ पर ए डैश बी डैश आपका इमेज बनेगा और इस इमेज का मैं हाइट मान लेता हूँ एच डैश। ये जो इमेज बनी है वो किससे बनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस से। और ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, ऐसे इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, और इस ऑब्जेक्ट को मैं बोल देता हूँ ए बी। आपका ये ऑब्जेक्ट है ए बी है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसका ए डैश बी डैश इमेज बना है। कहाँ पर बनेगा ये इमेज, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगा f0 पर। तो f0 पर ये इमेज बन गया और ये जो डिस्टेंस होगी वो f0 होगी, इमेज तक का डिस्टेंस। अब ये जो ए डैश बी डैश इमेज बनी है वो आई लेंस के लिए किसकी तरह एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट। और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ पर बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश, किस तरीके से, तो इससे बहुत सारी रेज निकलेंगी, उनमें से मैं 2 रेज ले रहा हूँ। ये वाली रे तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है अनडेविएटेड, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास करेगी, इसके फोकस से पास करेगी, यहाँ पर कहीं Fe होगा। इन दोनों रेज को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ मीट करती हैं, और आपकी ए डैश बी डैश की जो फाइनल इमेज है वो ये बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये आपकी फाइनल इमेज बनी है। ये इमेज इससे बाहर भी बन सकती है, डिपेंड करेगा कि इसकी ट्यूब लेंथ कितनी है, सेपरेशन कितना है। ओके, अब एक बात बताओ, ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको मैं बोल देता हूं यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। और जहां पर आपकी फाइनल इमेज बन रही है उसको मैं बोल देता हूं वीई, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दी आई लेंस। और दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको यहाँ पर भी ट्यूब लेंथ बोलते हैं या फिर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। इतना समझ में आया। और आई को हम यहाँ पर रखते हैं, बिल्कुल आई और लेंस दोनों कॉन्टेक्ट में होते हैं, इनके बीच में कोई सेपरेशन, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आई का कोई भी सेपरेशन कंसिडर नहीं करते। अब एक बात बताओ, आई को फाइनली क्या दिखेगा, आई को तो फाइनली ये दिखेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो जो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो एंगल बना है अपनी आई पर, वो तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। और इस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, थीटा, जो कि इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बनता है। क्योंकि मुझे टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी होगी, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखा था या सिंपल माइक्रोस्कोप में। विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट थीटा और विदाउट इंस्ट्रूमेंट अनएडिड आइज के लिए कितना, थीटा नॉट। बट एक बात ध्यान रखना, थीटा नॉट यहाँ पर एच नॉट अपॉन डी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर पर लाके तो रख नहीं सकते, मून को पास तो नहीं ला सकते, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो अब मुझे करना क्या है, मेरी आई तो यहाँ पर है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूं या फिर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूं, कोई फर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्यूब लेंथ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। ऑब्जेक्ट तो आपका कई सारे किलोमीटर दूर है, मान लो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। मून और स्टार्स की बात करूं तो वो तो बहुत बहुत दूर है। तो आपको बात ये समझनी है कि जो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है वो यहाँ पर जितना एंगल बना रहा होगा, मान लेते ये एंगल कितना है, थीटा नॉट, क्या वो सेम एंगल यहाँ पर होगा।
अब इस थीटा नॉट को मैं यहां से देखूं या फिर यहां से देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्यूब लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो विदाउट हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो एंगल बन रहा है वो थीटा नॉट है, और हमें मालूम है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब मुझे बताओ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से थीटा नॉट क्या लिख सकता हूं मैं इसको? अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, एच डैश अपॉन एफ नॉट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा नॉट को एच डैश अपॉन एफ नॉट। और आप इस वाले ट्रायंगल में देखा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थीटा कितना होगा, एच डैश अपॉन दिस लेंथ, और ये लेंथ कितनी, यूई। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एच डैश अपॉन यूई। अब हमें अगर मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला वही है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कितना, एच डैश अपॉन यूई, एच डैश अपॉन यूई, और थीटा नॉट मैंने लिखा है एच डैश अपॉन एफ नॉट। अब मैंने विद साइन लिखा हुआ है, माइनस क्यों लगाया, आप अगर देखेंगे थीटा नॉट के लिए तो एच डैश कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है तो नेगेटिव, और आपका एफ नॉट इस डायरेक्शन में, काम की रेज इधर ही जा रही है तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, एफ नॉट पॉजिटिव है बट एच डैश नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ पर विद साइन के लिए माइनस लगा दिया, एच डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस मिलेगा कितना, माइनस एफ नॉट अपॉन यूई। इट मीन्स जो मैग्नीफाइंग पावर होगी टेलीस्कोप के लिए नॉर्मल केस में वो मिलेगी माइनस एफ नॉट अपॉन यूई, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिला टेलीस्कोप के लिए, माइनस एफ नॉट अपॉन यूई। अब यहाँ पर भी दो केसेस हम बना सकते हैं। केस 1 जब आपकी फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने नियर पॉइंट पर, और या फिर फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पर बने फार पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह आगे बढ़ेंगे अब। तो अगर आपकी फाइनल इमेज बनती है डी पर, मतलब नियर पॉइंट पर, तो बताइए मुझे, ये वाली फाइनल इमेज है, अगर ये डी डिस्टेंस पे बन रही है तो वी को कितना लिख देना चाहिए मुझे, डी, और इस तरफ का डायरेक्शन नेगेटिव, तो प्रॉपर साइन के साथ में माइनस डी। अब मैं लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, आई लेंस के लिए, है ना। तो यहाँ पर f की जगह पर मैंने f लिख दिया, और 1/v, v को मैंने माइनस d लिख दिया, और u, ये जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की इस तरफ, ये नेगेटिव होगा ui, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ui। तो आप यहाँ से 1/d को, माइनस 1/d को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/u इक्वल्स टू आया 1/d प्लस 1/fe। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, 1/u तो लिखा हुआ है, यहाँ से इन दोनों में से मैंने 1/fe कॉमन ले लिया। 1/fe कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा fe/d, और यहाँ से 1/fe कॉमन ले लिया तो 1। अब आपको करना क्या है, 1/u की जो वैल्यू है वो आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिलेगा, देखो एफ नॉट तो पहले से ही है, माइनस एफ नॉट तो पहले से ही है, और 1/ue की जो वैल्यू है वो ये वाली रखूंगा मैं, तो ये ऐसे आ जाएगा 1/fe तो यहाँ पर, और 1 प्लस fe अपॉन डी, 1 प्लस fe अपॉन डी। तो ये आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिलेगा टेलीस्कोप के लिए जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पर बन रही है, और हमें मालूम है जब डी पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर कैसी होती है, मैक्सिमम। तो याद करो फॉर्मूला, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और डी आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करूं तो दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इस केस में कितना होगा, एफ नॉट प्लस यूई। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एफ नॉट प्लस यूई। यूई का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, विद साइन नहीं रखना है ना। केस 2, इफ द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, जब आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो सिंपल। अब मुझे बताइए आई लेंस से फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बन सकती है, जब ये जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के कहां पर हो, फोकस पर। और अगर ये आई लेंस के फोकस पर होगा तो यूई को कितना रखना पड़ेगा, यूई हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, मतलब एफ ई के इक्वल। तो बस सिंपल यूई को क्या लिखना होगा, एफ ई लिखना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में यूई को आपने एफ ई लिख दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर मिली जब आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो मैग्नीफाइंग पावर होती है जब आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है वो मिनिमम होती है। और इस केस को अब याद है ना, जब इंफिनिटी पर इमेज बनती है तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन भी बोलते हैं, या फिर लीस्ट स्ट्रेस और स्ट्रेंड पोजीशन भी बोलते हैं। अपनी आंखों पर जो स्ट्रेस होता है वो मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है ये केस 2। और लेंथ ऑफ द ट्यूब सिंपल, ये तो एफ नॉट तो रहेगा, और यूई को कितना लिख रहे हैं, एफ नॉट लिख रहे हैं,
तो एफ सॉरी एफ ई लिख रहे हैं तो एफ नॉट प्लस एफ ई, ये तो एफ नॉट ही रहेगा और यू ई कितना हो जाएगा, एफ ई के इक्वल हो जाएगा। तो आपने लिखा यहाँ पर एफ नॉट प्लस एफ ई, ये फोकल लेंथ हो गई। ये केस 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस 1 के कंपैरिजन में, इसी पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, तो अच्छे से याद रखना। वो अलग अलग तरीके से इसको आपसे पूछ सकता है। वो बोलेगा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तब समझ जाना है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर वाला केस तब समझ जाना, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोले तब समझना है, रिलैक्स्ड पोजीशन बोले तब समझना है, या फिर लीस्ट स्ट्रेस और स्ट्रेंथ पोजीशन बोले तब भी समझना है। तो ये आपको फॉर्मूले ओवरऑल याद रखने हैं केस 1 में, जब आपकी डी पर इमेज बनती है तब, और जब आपकी इन्फिनिटी पर इमेज बनती है तब। बस फर्क इतना सही है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर ये वाला टर्म यहाँ पर नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर एफ नॉट अपॉन एफ ही बच रहा है बस। तो माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और इधर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, और नॉर्मल केस में माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। तो इन दोनों केसेस में से किसी एक पर आपको क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। ये आपकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर और ये मिनिमम है ना, यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे ट्यूब लेंथ किस केस में ज्यादा है, 1 में या 2 में? तो आपको समझ में आ रहा होगा केस 2 में आपकी ट्यूब लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1। तो केस 2 में ट्यूब लेंथ ज्यादा है बट केस 2 में मैग्नीफाइंग पावर कम है। इसका मतलब ट्यूब लेंथ बढ़ाएंगे अगर टेलीस्कोप की तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, डिक्रीज। तो आप ये वाला स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द ट्यूब लेंथ मैग्नीफाइंग पावर विल डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट्स मेंशन किए एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहला, अ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है, लाइक मून स्टार, या फिर किसी माउंटेन पर कोई वर्ड वगैरह देखनी है तो उस काम। और यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स द इमेज ए डैश बी डैश, ये जो ए डैश बी डैश इमेज है वो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, कहाँ पर, फोकस पर। और ये जो इमेज है वो आई लेंस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। दिस इमेज ए डैश बी डैश एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस एंड इट फॉर्म्स फाइनल इमेज ए डैश बी डैश, और फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पे बनती है। अब बात करें इस इन दोनों की फोकल लेंथ की, तो आपको देखने से ही मालूम चल रहा है इसका अपर्चर ज्यादा है तो ये फोकल लेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पर टेलीस्कोप में एफ नॉट एफ ई से ज्यादा होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ नॉट एफ ई से कम होता था। और अगर इंटरमीडिएट इमेज की बात करें तो देखो कैसी इमेज बन रही है, दूसरी तरफ बन रही है तो रियल, इन्वर्टेड बन रही है और फोकस पर बन रही है। तो देखो रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड एंड फोकस। और अगर आप फाइनल इमेज की बात करें तो फाइनल इमेज वर्चुअल है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनी है, और वर्चुअल, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड। तो आप बात करेंगे जो फाइनल इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है, इन्वर्टेड बनी है ना, ये फाइनल इमेज के लिए आप याद रखेंगे। और अब बात बची कि इसका अपर्चर ज्यादा क्यों लेते हैं, तो देखो इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर अपर्चर ज्यादा होगा तो कलेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा होगा, और ये इस केस में हमें कलेक्शन ऑफ लाइट की नीड होती है जिससे कि आपकी इमेज का इंटेंसिटी अच्छा रहे। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो उनसे आने वाली लाइट बहुत कम है। अगर आप इस लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कम रखेंगे तो जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी और इमेज हमें क्लियर नहीं दिखेगी। इसीलिए कलेक्शन ऑफ लाइट बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इसका अपर्चर हम ज्यादा लेते हैं। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कम इसलिए लेते थे क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेंस से बहुत पास रखते थे। अगर ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखेंगे तो उससे लाइट अपने को ज्यादा वैसे ही मिलेगी। और दूसरा हमारे पास एक और तरीका होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर अदर सोर्स से भी लाइट को हम इंसिडेंट करा सकते हैं, जिससे कि इमेज का, फाइनली इमेज का इंटेंसिटी बढ़ जाए। बट इस केस में, टेलीस्कोप के केस में, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वहां पर तो हम उन सोर्सेस, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट नहीं डाल सकते, मून के ऊपर तो लाइट नहीं डाल सकते, अगर किसी माउंटेन पर वर्ड है तो वहां पर तो लाइट डाल नहीं सकते। बट जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप लाइट डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर सोर्सेज, जिससे कि आपकी कलेक्शन ऑफ लाइट इजीली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कम अपर्चर के ऑब्जेक्टिव लेंस से काम चल जाता है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट यहाँ पर आपको ज्यादा अपर्चर की नीड होती है फॉर मोर कलेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखेंगे। अब दूसरी बात, इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इन जनरल जो टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसका यूज वैसे मून और स्टार को ही देखने में किया जाता है। आप कुछ लोग तो रिसर्च पर्पज के लिए करते हैं इसका यूज, और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इससे मून देख रहा हूं और मुझे मून ऐसा था, मून ऐसा था और आपको ऐसा दिख गया,
उल्टा दिखेगा, तो ऐसा दिख रहा है। अगर अच्छे से बनाऊं इसको, ऐसा दिख रहा, तो ऐसा मून था और ऐसा दिखा, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सन ऐसा था और आपको ऐसा दिखेगा इन्वर्टेड, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज के लिए जब आप मून स्टार्स को देखते हैं तो उल्टा इमेज देखने से कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इन इन टेलीस्कोप्स का यूज कई बार अगर आप देखेंगे तो डिफेंस पर्पज में भी किया जाता है। जो गन होती है वहां पर, गन पर ये टेलीस्कोप माउंटेड होता है और इससे हम निशाना लगाते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई दुश्मन है जिसको हम जिस पर हम फोकस करे हुए हैं, और वो जो दुश्मन है सामने से ऐसे जा रहा है, ऐसे, अगर वो ऐसे जा रहा है तो इस टेलीस्कोप में वो उल्टा दिखेगा और वो हमें टेलीस्कोप में ऐसे जाते हुए दिखेगा, और हम ऐसे निशाना लगा देंगे तो हमारा निशाना चूक जाएगा और मे बी उससे पहले वो दुश्मन हमें गोली मार देगा। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। या फिर कई ऐसे रिसर्च वर्क भी होते हैं जहां पर अगर उल्टा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो उसको इंटरप्रिटेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ ऐसे तरीके हैं, मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे इमेज को हम वापस सीधा बना पाए और जिससे कि अपना जो पर्पज है वो फुलफिल हो पाए। तो आपको वो कौन सा वाला टाइप के टेलीस्कोप होंगे जहां पर आपको इमेज को सीधा करके आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तब तक आप ये अच्छे से नोट कीजिए। टेलीस्कोप के अंदर मैं बता रहा था कि अगर आप ट्यूब लेंथ ज्यादा रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। तो वो स्टेटमेंट मैंने लिखा भी है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिक्रीजेस। ये वाला पॉइंट डायरेक्ट पूछा जाता है एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी तो उस केस में ट्यूब लेंथ ज्यादा थी, एफ नॉट प्लस एफ ई। जब आपकी इमेज डी पर बनती थी उसके कंपैरिजन में डी पर कितना था, एफ नॉट प्लस यू ई ट्यूब लेंथ। और हमें मालूम है कि डी पर जब इमेज बनती थी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी। तो देखो ट्यूब लेंथ इस केस में ज्यादा है जबकि मैग्नीफाइंग पावर इस केस में ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल। इसके बाद में देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। 99% आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5। When final image is formed at infinity, normal adjustment, relaxed position, and length of the tube is 36 centimeter, then find out the focal length of lenses। तो आपको दोनों lenses का focal length बताना है। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया, मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है, और हमें मालूम है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, तो मिनिमम होती है और कितनी होती है, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। माइनस तो ये बताने के लिए था इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, फाइनल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, इसके लिए माइनस था। तो आप माइनस को हटा देंगे तो आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर कितनी दी है, मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है आपको 5, तो मैंने इसको लिखा 5। और एफ नॉट कितना है मालूम नहीं, और एफ ई मालूम नहीं। तो यहाँ से एक रिलेशन समझ में आया कि एफ नॉट होगा 5 टाइम्स ऑफ एफ ई। पहला रिलेशन मालूम है, एफ नॉट ज्यादा होना चाहिए एफ ई से। और दूसरा हमें क्वेश्चन में बोला ट्यूब लेंथ, तो ट्यूब लेंथ कितनी होती थी बेटा, एफ नॉट प्लस एफ ई होती थी इस केस में, और ये कितना दे रखा है 36। तो हमें समझ में आ रहा है 36 इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई। इसे बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में एफ नॉट का वैल्यू पुट करते हैं तो भाई इक्वेशन नंबर 2, तो देखो कितना होगा, एफ नॉट कितना 5 एफ ई प्लस एफ ई कितना हो जाएगा 6 एफ ई इक्वल्स टू 36। तो यहां से आपको एफ ई मिला कितना 6 सेंटीमीटर, और अगर एफ ई इतना मिला तो एफ नॉट कितना होगा इसका 5 टाइम्स, मतलब 30 सेंटीमीटर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर लो 36 आ रहा है कि नहीं, तो दोनों को ऐड करके हमें 36 आ रहा है। तो न्यूमेरिकल्स पर्पज के लिए आप ये माइनस हटा देना, अदरवाइज माइनस नहीं हटाएंगे तो आपको मैग्नीफाइंग पावर को -5 लिखना पड़ता है। तो आप माइनस को रिमूव करके चले तो आपको न्यूमेरिकल्स में आसानी होगी। ओके, समझ में आया ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, diameter of a moon is 3.5 into 10 to the power 3 kilometer and its distance from the earth is 3.8 10 to the power 5 kilometer. It is seen by a telescope. What will be angular diameter of the image of moon? moon की इमेज का एंगुलर डायमीटर पूछ रहे हैं, और अपने को बोला हुआ है कि जो एफ नॉट है वो आपका 4 मीटर है,
और जो एफ है वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस आपको गिवन है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में मुझे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा वाला केस 1 या केस 2 लेना है, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है। तो जब क्लियर ना हो क्वेश्चन में तो हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फाइनल इमेज इंफिनिटी वाला ही केस लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, इंफिनिटी पर, कितना होता है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। माइनस एफ नॉट कितना, माइनस को आप हटा भी सकते हैं, माइनस एफ नॉट कितना 4 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 400 और एफ ई कितना 10, तो 400 अपॉन 10 माइनस 40 आया। माइनस यही बता रहा है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब 40 टाइम्स मैग्नीफाई कर देगा ये। अब बात करूं कि जो मून था, ऐसे समझ लो ये मून और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पर ये मून का जो डायमीटर है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला, ये थीटा नॉट, विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 3.8 10⁵ किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये आपको डायमीटर दे रखा है, डिस्टेंस का डायमीटर 3.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो आप यहाँ से टेन थीटा नॉट, इट मीन्स थीटा नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए, दिस अपॉन दिस, तो ये मिलेगा आपको 3.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर और 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय द मून डायमीटर एट ऑब्जेक्टिव, वो कितना बेटा, दिस अपॉन दिस, तो थीटा नॉट आया आपके पास 0.009 रेडियन। अब आपको थीटा नॉट आ गया, और हम लोगों को मालूम है जो मैग्नीफाइंग पावर थी टेलीस्कोप की, जब आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती थी, तो वो उसका फॉर्मूला क्या था, या जनरल फॉर्मूला क्या था मैग्नीफाइंग पावर का, वो फॉर्मूला था आपका थीटा अपॉन थीटा नॉट, यही था। और यहां से अगर मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना हो तो कैसे लिखूंगा, मैग्नीफाइंग पावर इनटू थीटा नॉट, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज चाहिए, मतलब कि जो डायमीटर था मून का उसको कितने टाइम्स आपने बढ़ा दिया, तो वो थीटा बताएगा मुझे। तो थीटा कैलकुलेट करना है ना, एंगुलर का मतलब एंगल कैलकुलेट करना है एंगल के टर्म्स में। तो बोलो मैग्नीफाइंग पावर इनटू थीटा नॉट, मैग्नीफाइंग पावर कितना मिला 40, माइनस को आप हटा सकते हैं, और थीटा नॉट कितना 0.009, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.36 रेडियन आएगा। रेडियन में ऑप्शन ठीक है तो इसी को टिक करेंगे, अदरवाइज इसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 180 अपॉन पाई, तो लगभग ये 20.65 आएगा। इट मीन्स आप अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज कितना 21 डिग्री। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर, या सिंपल क्वेश्चन में वो टेलीस्कोप ही लिखेगा। बच्चों अब लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ अदर टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी 99% आपको न्यूमेरिकल्स किससे मिलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की, तो इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे। इट इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए इसका यूज करते हैं। इट फॉर्म्स द फाइनल इमेज इरेक्ट, इससे जो फाइनल इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से वो इमेज कैसी बनती थी, फाइनल इन्वर्टेड बनती थी। अब आप यहाँ पे समझो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ पर आपके पास में ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है, जिसको हम आई पीस भी बोलते थे। और जो ऑब्जेक्ट है अर्थ पर काफी दूर दूर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनको देखने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अभी भी इंफिनिटी पर ए बी, और उसका जो इमेज बन रहा है वो ये बन रहा है ए डैश बी डैश। और कहाँ पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो फोकस पर बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बना फोकस पर, ए डैश बी डैश। अब इस इमेज को सीधा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेंस लगाया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कितने डिस्टेंस पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है कि ये सेपरेशन कितना 2f, और हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट हो 2f पर तो उसका इमेज और दूसरी तरफ बनता है और 2f डिस्टेंस पर ही बनता है और उल्टा बनता है। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, मतलब ओवरऑल अगर इस वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सीधा इमेज बन जाएगा। तो आपका 2f डिस्टेंस पर ही एक इमेज बन गया इसका ए डैश बी डैश, जो कि सीधा हो गया। अब ये वाला जो इमेज बना इस लेंस से वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और कहां पर लाई कर रहा है, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इसका जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो फाइनली इससे एक रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी और एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जो अनडेविएटेड चली जाएगी।
पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश आपको फाइनल इमेज मिला, जो कि इरेक्ट है, वर्चुअल है और मैग्निफाइड है। और उसका डिस्टेंस मैंने मान लिया आई लेंस से कितना है, वी। तो आप अच्छे से समझो, यहाँ पर बस हुआ क्या, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जिसने इस इमेज को थोड़ा सीधा कर दिया, जिससे कि आपकी फाइनल इमेज कैसी बन रही, इरेक्ट। अब यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी है कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, उन वही फॉर्मूले, बस थोड़ा सा चेंजेस है। एक तो चेंज ये है कि फाइनल इमेज इरेक्ट बन रही है, तो जो आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए माइनस माइनस आ रहा था क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, बस माइनस हटा देंगे, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ये जब के लिए जब आपका फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बनेगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और जब आपका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो एफ नॉट अपॉन एफ ई हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा चेंज आएगा, तो बस किस में आएगा, ट्यूब लेंथ में आएगा, टेलीस्कोप के लेंथ में आएगा। पहले लेंथ कितना था, एफ नॉट प्लस यूई, अब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, देखो 2f 4f एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आपको जो लेंथ का फॉर्मूला याद है, दोनों ही केसेस में उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 4f। तो इस केस में टेलीस्कोप का लेंथ हो जाएगा एफ नॉट प्लस 4f प्लस यूई, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो आप यूई को कितना लिख देंगे, बस एफ ही लिख देंगे। तो ओवरऑल आपको ध्यान ये रखना है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर जब आप इमेज को सीधा देख रहे हैं, यहाँ पर इस केस में एक्स्ट्रा फोकल लेंथ, सॉरी ट्यूब लेंथ में एक्स्ट्रा 4f का फैक्टर आ गया है, और f क्या है, जो आप कॉन्वेक्स लेंस एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ। बाकी सब कुछ लगभग वही है, बस इमेज फाइनल कैसी बनती, इरेक्ट, तो माइनस नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद में सेकंड एक और आपको ये टेलीस्कोप का नाम सुनने को मिलेगा, गैलीलियन टेलीस्कोप। इसके अंदर क्या होता है, जो हम आई लेंस में कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे थे, यहाँ पर आई लेंस में आप यूज करते हैं कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ये लेंस कौन सा है, ये आपका आई लेंस है, और बट ये कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का। और ये कैसा है बेटा, ये तो ऑब्जेक्टिव है, जो पहले होता था कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर चेंज बस इतना सा है कि आई लेंस में हम यूज कर रहे हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस। मैंने लिखा भी है आई लेंस रिप्लेस्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि पहले कैसा होता था, कन्वर्जिंग। अब आपकी ऐसे पैरेलल रेज आ रही है ऑब्जेक्टिव पर, और इनको ये फोकस करेगा कहीं यहाँ पर, है ना, इमेज यहाँ पे बनाएगा। और ये जो इमेज है वो इस आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और फाइनली ये रेज को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, मतलब इमेज बनाएगा, कहीं इमेज बनाएगा। इससे जो फाइनल इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। बस अपने को याद ये रखना है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो एफ नॉट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो आपका जो ये डिस्टेंस होगा वो फोकस की इक्वल होगा, एफ नॉट। और देखो फाइनल इमेज भी कहाँ पे बन रही है, ये रेज पैरेलल है ना, तो फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे बन रही है, वो वाला मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये जो इमेज है इस आई लेंस के कहां पर होनी चाहिए, फोकस पर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एफ ही होगा। और हमें मालूम है दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन हम ट्यूब लेंथ बोलते हैं, इसको एल। तो यहाँ पर बस एल का जो फॉर्मूला वो थोड़ा चेंज होगा। अभी भी लिखेंगे तो आप एफ नॉट प्लस एफ ही लिख सकते हैं, बट हमें मालूम है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस के लिए एफ ही नेगेटिव होता है, तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं एफ नॉट माइनस एफ ई। मैग्नीट्यूड आपको एफ नॉट का लेना है और मैग्नीट्यूड ही आपको एफ ई का लेना है। मतलब अगर आपको एफ नॉट दे रखा 10 सेंटीमीटर और एफ ई दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 2 8 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ आएगी। और जो इमेज है ना वो इरेक्ट बनती है, इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो एफ नॉट अपॉन एफ ही रहेगा, और बस कोई फर्क नहीं है। और ये समझ में आया। इसके बाद में जो लास्ट टाइप का आपका टेलीस्कोप है उसको बोलते हैं कैसेगिरीनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी हम मिरर लेते हैं जो कि कैसा होता है, पैराबोलाडल, है ना, पैराबोलिक शेप का होता है। और ये कॉनकेव मिरर होता है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, जो एज अ ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव हम लेते हैं, दो लेंस लेते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई लेंस। तो यहाँ पर लेंस ना लेकर यहाँ पर मिरर लिया जाता है एज अ ऑब्जेक्टिव, और वो कौन सा होता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक क्यों लेते हैं, पैराबोलिक लेने से एक जो डिफेक्ट होता था स्फेरिकल एब्रेशन वो रिड्यूस हो जाता है, वो रेक्टिफाई हो जाता है ना, इसीलिए कैसा लेते हैं, पैराबोलिक। ओके, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर उससे लाइट रेज आ रही है ऐसे पैरेलल, और इस मिरर से, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऐसे जाएंगी, और उनको मीट करने से पहले यहाँ पर एक और मिरर लगा देते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर या फिर सेकेंडरी मिरर, जो कि कॉन्वेक्स होता है। और अगर इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी आई डैश, इसके फोकस पर बनेगी। अब बट हमें बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इन रेज को कन्वर्ज करेगा,
इसके ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है रेज उनको कन्वर्ट करेगा, और फाइनली यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप रहता है या थोड़ा सा पार्ट हटा देते हैं, और मतलब ऐसे समझ लो बहुत छोटा सा यहाँ पर एक ऑरिफिस या होल बना देते हैं, और वहीं पर इसके पोल पर मिरर के पर ये फाइनल इमेज बनेगी, जिसको आगे आप आई लेंस लगाकर देख सकते हैं। आई लेंस के पास में ही आप आई रखेंगे तो आई लेंस से उस इमेज को देखा जा सकता है। इमेज इस केस में भी कैसी बनती है, इरेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव एज अ ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है पैराबोलिक कॉन्केव मिरर, और सेकेंडरी मिरर यूज करते हैं इसमें एक कॉन्वेक्स मिरर, जो कि इमेज कहाँ पे बनाता है, फाइनल इमेज पोल पे बनाता है, जिसको किसकी हेल्प से देखते हैं, आई लेंस की हेल्प से देखते हैं। फॉर्मूले बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तरह ही है, कुछ एक्स्ट्रा आपको समझना नहीं है। याद रखना बस फाइनल इमेज कैसी बनती, इरेक्ट। तो माइनस नहीं आएगा, फॉर्मूले में प्लस ही आएगा। तो अगर डी पर नियर पॉइंट पर इमेज बनती है तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, वन प्लस एफ ई बाई डी, और अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, बाकी और कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो इन पर बाकी न्यूमेरिकल बहुत नेग्लिजिबल पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि और टाइप के टेलीस्कोप कैसे थे। ओके, आप अच्छे से नोट कीजिए।